हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों से। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे का जो वीडियो है सारा वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो आज का जो विषय है वो है हड़प्पा से रिलेटेड, है ना, कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे लोग पहुंचे वहां पे, विकास कैसे हुआ और खत्म कैसे हुआ, पतन कैसी हुई इसकी। जैसे कि हड़प्पा को बोला जाता है कि हड़प्पा दूसरी सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी। पहली सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो नील नदी की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता जिसको कहते हैं। दूसरा हड़प्पा सभ्यता है, तीसरा मेसोपोटामिया, चौथा चीन की सभ्यता, है ना। और लेकिन इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी ये मात्र 600 साल तक चली। लेकिन जैसे चीन उनकी जो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया वगैरह, लगभग 3000 के आसपास तक था उनका। तो आखिर इतना जल्दी खत्म कैसे हुआ, रीजन क्या था, पतन कैसे हुआ इसका, तो ये भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट कैसे हुआ ये जानते हैं हम लोग। तो आज का जो विषय है मैं लिख देती हूँ, उस विषय का नाम है हड़प्पा, या सिंधु घाटी की सभ्यता कहना ज्यादा उचित होगा। क्यों भाई? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था इसलिए। जो टाइम पीरियड है इसका लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 माना गया है। किसी किसी किताबों में आपको मिलेगा कि इसका जो उद्भव हुआ है वो 2200 से 1900 के बीच में। लेकिन एनसीईआरटी और आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग जो न्यू अपडेट्स है उसमें 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो हम लोग इसको ही देखेंगे, अपडेट्स को ही पढ़ेंगे। तो उद्भव को लेकर के ना कई सारे मत हैं। हड़प्पा के उद्भव को लेकर के कई सारे मत हैं। 4 मतों में मूलतः बांटा गया है इसको। एक है द्रविड़ मत, एक है आर्य मत, और तीसरा जो है वो स्वदेशी, और चौथा विदेशी। इन सभी पे चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर कैसे उद्भव हुआ और क्या प्रक्रिया थी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई, तो मोहनजोदड़ो जो है खोजा गया कब? 1921 से 22 से खुदाई शुरू हो गई, है ना, दयाराम साहनी के दिशा निर्देश में। और मुख्य जो थे उसके वो थे चार्ल्स कनिंघम। तो उन्होंने जब शुरू की खुदाई, तो हड़प्पा का जो पहला लेयर दिखा उन्हें, उन्होंने माना कि ये भारतीयों के द्वारा बसाई ही नहीं गई है, ये इतना डेवलप सभ्यता भारतीयों के लिए हो ही नहीं सकता। तो पहले मतों को जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने भी जैसा बताया अभी आपको कि 4 मत हैं। एक तो है कि द्रविड़ मत। अब द्रविड़ मत क्या कहता है? एक है आर्य मत और एक है विदेशी, ठीक है, और एक है स्वदेशी, है ना। तो ये 4 मतें हैं। अब चारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर क्या और कैसे, ठीक है। इन्होंने दावा किया कि जब जो द्रविड़ संस्कृति के लोग थे वो भारत आए और वो आकर के हड़प्पा का विस्तार किए। तो द्रविड़ संस्कृति के लोगों का जो उद्भव हुआ है वो लगभग ऋग्वैदिक के काल में हुआ। ऋग्वेद में भी देखा गया है। और हड़प्पा का उद्भव 2300 से 1750 माना जा रहा है। ऋग्वैदिक शुरू होगा 1500 के आसपास। तो फिर हम कैसे मान लें कि ये द्रविड़ सभ्यता थी, है ना, क्योंकि उनका आगमन ही हुआ है ऋग्वेद में। तो इसलिए इसको ना क्रॉस कर दिया गया, नहीं माना गया, मान्यता नहीं मिली। दूसरा है जो कि आर्य सभ्यता। आर्यों का भी आगमन ऋग्वैदिक से लेकर उत्तर वैदिक के काल में हुआ। तो इसे भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं माना गया कि नहीं 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 ये भी ठीक नहीं है। और क्योंकि आर्यों का आगमन हुआ वही 1500 से लेकर के 1000 के आसपास, और इनका तो पतन हो चुका था 1750 आते आते। फिर हम कैसे मानेंगे, यानी शुरू की जो सभ्यताएं थी वो कैसी थी, है ना। जब विदेशी मत की बात हुई, तो जब हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई, विदेशी मत की जब बात आई, तो हड़प्पा का जो पहला खुदाई शुरू हुआ वो कुछ यूं था, और इसे कहा जाता है 36। 36 का क्या मतलब है? 36 का मतलब ये है कि मान लो कोई बिल्डिंग है और वो पूरा नीचे दबा हुआ है, उसकी जो ऊपरी लेयर है वो पहले खोदी गई। तो खोदा गया ऊपर का तो पूरा वेल डेवलप्ड बढ़िया सा नगरीकरण और स्नानागार, ये वो नगर बाजार, सब चीजें मिल रही थी। तो भारत के पूरा पाषाण, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल को जब कंपेयर किया गया, या ताम्र पाषाण काल को कंपेयर किया गया, तो देखा गया कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए
उस समय के जो इतिहासकार थे जैसे मार्टिन हो गए, व्हीलर हो गए, इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये भारतीयों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता ही नहीं है, इतना वेल डेवलप भारतीय तो नहीं बसा सकते, ये लगभग मिस्र के साथ मैच कर रही है, ये मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, उसी पे अमलानंद घोष जो है वो कटाक्ष करते हैं, और स्वदेशी मत को जब उन्होंने प्रकट करना शुरू किया तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई, अब वो क्षैतिज से शुरू होकर के लंबोत पहुंच गई। ठीक है, कैसे, इसको लंबोत बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ यूं हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो जो है, वो 7 लेयर है, 7 लेयर है उसकी, और किसी किसी किताब में 14 भी मिलेगा, उसको भी मैं बताऊंगी कि 14 क्यों है। जैसे मान लो अगर हम लोग इसके निचले हिस्से को देखें, अमलानंद घोष के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये निचला वाला जो हिस्सा था ना, वो क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो था झोपड़ी। आप लोगों ने ताम्रपाषाण काल में एक संस्कृति पढ़ी होगी, झुकर झांगर संस्कृति। झांगर मतलब झांग पात से बना हुआ घर। झुकर झांगर संस्कृति जो थी वो ताम्रपाषाण काल के एंड में देखने को मिली गुजरात के आसपास के इलाकों में, है ना। तो झुकर झांगर संस्कृति मतलब कि हड़प्पा का जो सबसे निचला हिस्सा क्या था, वो झोपड़ी थी। फिर ये झोपड़ियों को जो दूसरा इसका लेयर था ना, उसको बोला जाता है कि वो ग्रामीण था, यानी गांव डेवलप हो गए। और फिर ये वाला अर्ध शहरी था। ठीक है, और ये शहरी था, और ये पूरी तरह नगरीकरण था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने बचपन में, इस लंबोत खुदाई को देख करके अंदाजा लगाया गया कि आपने अपने बचपन में देखा होगा ना कि कई बार कि आपका गांव बचपन में उतना डेवलप नहीं होगा आपके बचपन में। जैसे अभी आपने देखा होगा, अगर आप लोग का जीवन सामान्य होगा और गांव से जुड़े होंगे, तो आपका जो गांव होगा शुरू में बचपन में आपके, उतनी अच्छी दुकानें नहीं होंगी, उतने अच्छे स्कूल नहीं होंगे, सड़क नहीं होंगे, पानी की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, है ना। लेकिन वर्तमान समय में आप नोटिस करना दोनों को कंपेयर करके कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो गांव क्या हो रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां पे पानी की व्यवस्था भी हो गई, अच्छी सड़कें भी बन गई, रोड डेवलप कर गए, और छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी हो गए, छोटी मोटी दुकानें हो गई, छोटे मोटे शहर की तरह विला भी वहां पे बनाए जाने लगे, है ना, होटल्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलने लगी। डेवलप किया ना, ग्रो किया, संसाधन वगैरह, परिवहन वगैरह बेहतर हो गया, है ना। तो डेवलप किया। तो वैसे ही जब जीवन का उद्भव हो रहा था, पूरा पाषाण काल जब था, तो हम क्या थे, हम लोग पुरानी बस मतलब जंगलों में रह रहे थे, है ना। फिर जंगलों से क्या हुए, गुफाओं में गए, गुफाओं से मैदानों में आए, मैदानों से झोपड़ियों में आए, झोपड़ी से कस्बा बना, कस्बा से गांव बना, और गांव से फिर वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल आते आते संस्कृतियां डेवलप कर दी, है ना। तो वैसे ही विकसित हुआ, और फिर वही ग्रामीण से अर्ध शहरी हुआ और डेवलप किया, और अर्ध शहरी से पूरी तरह शहरी, और शहरी से नगरीकरण हो गया उसका। तो इसीलिए अमलानंद घोष बोलते हैं कि नहीं, ये हमारी और भारत की संस्कृति और सभ्यता है, ये कहीं से ली नहीं गई है। और जैसा कि मार्टिन और वेहलर ने बताया कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरित है, जो इराक की सभ्यता है। उन्होंने कटाक्ष किया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में और भारत की सभ्यता में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब वो कैसा डिफरेंस है, जैसे कि मेसोपोटामिया में मंदिर पाए गए हैं, है ना, पिरामिड वगैरह ये सारे खोज करके निकाले जाते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता में पूजा का साक्ष्य था, लेकिन मंदिर निर्माण के साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। पूजा भी जातीय नहीं था, बल्कि कहेंगे उपयोगिता थी, धर्म उपयोगिता के आधार पर थी। उपयोगिता मतलब वैसी चीजें जो जरूरी था लोग उसे पूजनीय माने, जैसे पेड़ हो गया, जैसे बैल सामान ढोने के काम में आता था, मुद्रा का रूप था, है ना, ये सारी चीजें। और जब वो डेवलप था, तो उसके अलावा अगर हम कहें कि उसके अलावा पानी हो गया, जैसे मातृ देवी के नाभि से एक वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है, तो ये क्या है, प्राकृतिक प्रेमी थे, स्वास्तिक चिन्ह मिले हुए हैं, तो ये दिखा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सूर्य भगवान का प्रतीक। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे उनकी पूजा होती थी, है ना। तो ये ज्यादातर फोकस था कि धर्म, हड़प्पा का धर्म क्या था, उपयोगितावादी था, न कि किसी एक प्रॉपर इसको लेकर के। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा नहीं था। मेसोपोटामिया में सड़क व्यवस्था नहीं थी, वहां की सड़कें मिट्टी की थी, कच्ची थी। हड़प्पा की सड़कें जो थी वो पक्की थी। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये था कि हड़प्पा के घर जो है वो पक्की ईंटों से बने थे और ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। मेसोपोटामिया के घर कच्ची ईंटों से बनाए गए थे और ग्रिड पद्धति नहीं था। ग्रिड पद्धति क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि हम एक दीवार जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ईंट लगाएंगे ना, ईंट ऐसे, तो ईंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखा जाता था, ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देकर।
अब दूसरा ईंट इसके ऊपर सजाया जाता था। क्यों ऐसा बनाया जाता था? जैसे ये एक दीवार पूरी जोड़ी गई है, ठीक है, ये एक पूरी दीवार है, तो ये बीच बीच वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये बीच में रोशनदान की जैसा है, जहां से रोशनी जाती थी, ग्रिड पद्धति थी। क्यों ऐसा बनाया गया था? क्योंकि हड़प्पा के जितने भी घर है ना, उसके सारे, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, उनके घर जो हैं और उनके दरवाजे अंदर गलियों की तरफ खुलते थे, तो रोशनी जा सके लेकिन चोरी चकारी ना हो, इसकी वजह से बहुत छोटे छोटे इस तरह के बनाए, उसी को ग्रिड पद्धति का। और जो ये थे मेसोपोटामिया के, उसमें नहीं थे, और मेसोपोटामिया के दरवाजे जो घरों के थे वो मेन रोड पे खुलते थे। सिर्फ हड़प्पा का एक ही शहर है लोथल, जहां दरवाजे जो थे वो मेन रोड पे थे। और ऐसा क्यों हुआ होगा कि सारे शहरों के जो दरवाजे थे घरों के, वो अंदर गलियों में थे, लेकिन लोथल का नहीं था, क्योंकि लोथल एक व्यापारिक नगर था, वहां पे बंदरगाह था, गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, तो व्यापार होता होगा, बैलगाड़ियां आती होंगी, जहाजें आके लगती होंगी, तो सामान इजिली मेन रोड से वहां तक पहुंचाया जा सके, इसलिए उसके घर क्या थे? मेन रोड पे उसके दरवाजे थे। बाकी को सुरक्षा की दृष्टि से, शोर शराबे से, डस्ट से दूर रखने के लिए उनके दरवाजे अंदर गली की तरफ खुलते थे। तीसरा डिफरेंस ये था। चौथा डिफरेंस ये था कि हड़प्पा से कूड़ेदान बनाए हुए हैं, मिले हुए हैं कई जगहों से साक्ष्य, और मेसोपोटामिया के लोग कचरों को अपने घर के बाहर दरवाजे पे डालते थे, जिसके कारण जब बारिश होती थी तो जल जमाव होता था। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जल जमाव से ही खत्म हुई है, ये सबको पता है। लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था, जल निकासी पद्धति बहुत स्ट्रांग थी। नालियों के बीच में नरमोखे और मेनहॉल बनाए जाते थे। अब नरमोखे और मेनहॉल कैसे थे? सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक घर बना दिया, ठीक है, ये एक घर है, हमने यहाँ पे एक घर बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों घरों की जो पानी थी, नालियां थी, वो एक बड़ी नाली से यहाँ कनेक्टेड थी, ठीक है, यहाँ से भी नाली निकली, इनसे कनेक्टेड थे ये दो नालियां। अब इनके बीचों में एक नरमुखे और मैनहोल बना देते थे। यहाँ पे जालीनुमा संरचना होती थी, ताकि जो भी कूड़ा करकट हो इस जाली से छन जाए। उसके अलावा महीन जाली कचरे भी होंगे तो वो इसमें जमा हो जाएंगे, और हर थोड़े दिन पे इसकी खोल की सफाई कर दी जाएगी, जिससे कचरा जो है जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और नालियां साफ रहेंगी। नालियों को पक्की पत्थर के इससे ढके होते थे, जबकि मेसोपोटामिया की नालियां खुली होती थी। तो जैसे स्नानागार मिला हुआ है, हड़प्पा में स्नानागार के साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और यही इस बात का प्रतीक देता है कि अगर कूड़ेदान था तो उस कूड़ेदान को संचालित करने के लिए कोई न कोई नगरीय प्रशासन रहा होगा, जो देख रहा होगा। इसलिए हम मानते हैं कि हड़प्पा क्या था? हड़प्पा को इसीलिए माना गया कि पुरोहित कोई था, लेकिन वहां पे लोकतंत्र जैसी कुछ सुविधा रही होगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि राजा हो रहता तो रोम की सभ्यता में राजाओं का साक्ष्य मिला, मिस्र की सभ्यताओं में राजाओं का साक्ष्य मिला, हड़प्पा से क्यों नहीं मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के, हम पूर्णता तो नहीं कह सकते, क्योंकि हड़प्पा की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी, और मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि थी, कील से उकेरी जाती थी। तो ये इतने सारे जो डिफरेंस है ना, ये बताते हैं कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता सेम नहीं थी, और हड़प्पा ने मेसोपोटामिया से सीखा नहीं था। बहुत सारे विद्वान इस बात को लेकर के भी वो करते हैं कि जैसे मेलुहा कहा जाता था हड़प्पा वासियों को, तो मेसोपोटामिया से ही मेलुहा नहीं, कॉटन को मेलुहा कहा जाता था। और कॉटन की खेती भारत में सबसे पहले शुरू हुई है ना, इसीलिए वो लोग कॉटन को मेलुहा कहते थे, और यहाँ पे जो लोग थे ना, उन्हें मेलुहा वासी कहा जाता था, हड़प्पा के लोगों को। बस यही रीजन है इसके लिए, और आप उससे मेसोपोटामिया से रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें तो हमने समझ ली कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, और ये पूरी तरह से भारतीय सभ्यता थी, पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी गुण वहां देखते हैं। तो ये तो हमने समझा कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना किस तरह से डेवलप किया अपने आप को, है ना। पहले क्या हुए होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा पाषाण काल में हम जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे गुफाओं में रहने लगे, भीमबेटका वगैरह से चित्रकारी भी मिली, फिर गुफाओं से हम लोग बड़े की तरफ बढ़े और मैदानी भाग में आए, झोपड़ियां बनाए, फिर गर्तवास बनाए अपनी सुरक्षा को लेकर के। फिर उसके बाद से नवपाषाण काल में एक प्रॉपर मिट्टी के घर बनने लगे। ताम्रपाषाण काल में उस घरों में लोहे के सॉरी कांसे और इसके भी प्रयोग होने लगे, तांबे के। और उसके बाद से उस तांबे की संस्कृति से हमने क्या किया, धीरे धीरे एक समूह बनाया, कस्बा बनाया, फिर एक गांव विकसित हुआ, और वो गांव झोपड़ियों के रूप में विकसित हुई, फिर झोपड़ियां ग्रामीण, ग्रामीण से अर्ध शहरी, अर्ध शहरी से फिर इस तरह से यहाँ तक चला गया। तो ये चीजें विकसित हुई। ये प्रेजेंट करता है कि हम धीरे धीरे लेयर बाय लेयर क्या हुए, बढ़ते चले गए। हमारी सभ्यता उनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने एक चीज और आप लोग को बताया कि किसी किसी किताब में 14 लेयर भी बताता है, तो वो 14 लेयर कैसे बताता है? जैसे मान लो, सपोज मान लो
कि हमने ये यहाँ पे बता दिया, उसमें कुछ खास है नहीं। तो वो बताता है कि पहले क्या था, इस तरह से बताता है कि गुफाएं थी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैदानी भाग आए, फिर क्या हुआ, फिर झोपड़ियां आई, झोपड़ी आई, फिर गर्तवास आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गर्तवास से फिर पक्की झोपड़ियां आई, है ना, मिट्टी वाली। फिर पक्की झोपड़ियों से एक कस्बा बना, फिर कस्बा से एक गांव बना, है ना। और गांव से फिर अर्ध ग्रामीण हुआ, फिर अर्ध ग्रामीण से अर्ध शहरी हुआ, और अर्ध शहरी से पूरी तरह शहरी हुआ, फिर अर्ध नगरीकरण हुआ, है ना, और फिर पूर्णतः नगरीकरण हो गया, पूर्णतः नगरीकरण हुआ। इसी को बोला जाता है कि ये लेयर बाय लेयर था, 14 लेयर थे, और जो पीछे मैंने समझाया वो 7 लेयर थे, है ना। तो इसमें कुछ खास विवादास्पद नहीं है, ये चीजें नहीं। तो इस तरह से ये था। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी समाज को संचालित करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना। हम मानते हैं भूगोल, है ना, भौगोलिक दशाएं। अगर साउथ हमारा इतना डेवलप है तो रीजन क्या है, भौगोलिक दशाएं। तो भौगोलिक दशाएं, दूसरा होता है धर्म। जब तक कोई भी समाज अगर धर्म पे केंद्रित है ना, धर्म ही उसके लिए सब कुछ है, तो वो समाज डेवलप नहीं कर सकता। तो हड़प्पा का मैंने बताया ना कि उपयोगितावादी धर्म था। तो हड़प्पा, उसका समाज, उसका धर्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति और हड़प्पा के विज्ञान क्या थे। तो इन सभी चीजों पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और आप ऑप्शनल भी एक अच्छा कर सके। हमारे कोचिंग ने एक अच्छी पहल शुरू की है कि हम आपको ऑप्शनल भी यूट्यूब पे फ्री कीवर्ड्स दे रहे हैं। इन कीवर्ड्स के आधार पे आप एक बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग।